नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सक्रियण ऊर्जा के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अपना आज का टॉपिक हो गया सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा पर आने से पहले हम बात करते हैं दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। यानी एक अभिकारक अणु यदि उत्पाद में बदलेगा तो उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसके पास दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए। तो दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है। जिन अभिकारक अणुओं के पास दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है वही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दहली ऊर्जा की। दहली ऊर्जा क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी, क्या कहलाएगी? दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हम दहली ऊर्जा को फॉर्मूले में मेंशन करना चाहें तो दहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये किसके बराबर होगी? देखो, हर एक अभिकारक अणुओं की खुद की सामान्य ऊर्जा होती है। तो अभिकारक अणु की सामान्य ऊर्जा होती है और प्लस क्या होगी? सक्रिय ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर एक अभिकारक अणुओं की अपनी सामान्य एनर्जी होती है। यदि अभिकारक अणुओं के पास इतनी अतिरिक्त ऊर्जा हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगी? दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। यानी अभिक्रिया के लिए ये अभिकारक बिल्कुल इलिजिबल होगा, ये उत्पाद में कन्वर्ट होगा। तो अभिकारक अणुओं के पास ये अतिरिक्त ऊर्जा अगर है तो अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। हमने अभी मेंशन किया है कि दहली ऊर्जा अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा है और दहली ऊर्जा बराबर होती है अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। तो ये अभिकारक अणुओं के पास सामान्य ऊर्जा तो होती है। अब उनके पास यदि इतनी अधिक ऊर्जा और हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगी? दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। यानी वह अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, इतनी और ऊर्जा जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक हो, उसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यदि हम इसी से सक्रियण ऊर्जा निकालना चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? सक्रियण ऊर्जा ये बराबर हो जाएगी दहली ऊर्जा थी, दहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसमें से माइनस निकालो अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा।
तो सक्रिय ऊर्जा का मान हो जाएगा दहली ऊर्जा में से यदि हम अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा निकाल लें तो हमें सक्रिय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक अणुओं के पास इतनी और अतिरिक्त ऊर्जा हो जाए तो वह अभिक्रिया में भाग ले सकेंगे, अर्थात उनके पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा मिल जाएगी। कब? जब उनके पास इतनी अतिरिक्त ऊर्जा हो। तो सक्रिय ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी, समझ में आ गया होगा आपके। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू है 60 किलो केल्विन पर मोल और अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा है 40 किलो केल्विन पर मोल। अब 40 किलो केल्विन इनकी एनर्जी है और ये है 60, तो इनको और कितनी चाहिए ताकि इनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए? 20 चाहिए। तो 20 जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी? सक्रिय ऊर्जा। यानी इनको 20 किलो केल्विन अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए तो इनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो सक्रिय ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है और दहली ऊर्जा है अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा की डेफिनेशन हो जाएगी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी अतिरिक्त ऊर्जा। ये क्या कहलाएगी? सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये बात हमने कर ली एक्टिवेशन एनर्जी की। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले सक्रिय ऊर्जा की गणना और उसके बाद सक्रिय ऊर्जा का महत्व। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की गणना। सक्रिय ऊर्जा की गणना हम दो मेथड से करते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि। तो इसमें नंबर 1 हम ले रहे हैं ग्राफीय विधि से। देखिए हमने आरएमएस इक्वेशन पढ़ रखी है। आरएमएस इक्वेशन क्या है? आरएमएस इक्वेशन है के बराबर, बताओ क्या होगा? सोचो मन में। ए टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये है अपने सक्रिय ऊर्जा, सॉरी आरएमएस इक्वेशन। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का हम प्राकृतिक लघुगुणक लेंगे। तो प्राकृतिक लघुगुणक, नेचुरल लॉग, इसको शॉर्ट बोलते हैं एलएन, नेचुरल लॉग लेने पर इसका हम जब नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो नेचुरल लॉग ऑफ के बराबर नेचुरल लॉग ऑफ ए। ए के गुणा में है ई, और गुणा वाली राशि को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस आता है और भाग वाली राशि के लिए क्या आता है? माइनस। लेकिन देखो ई की पावर है माइनस ई अपॉन आर टी, तो पावर का जब हम लॉग लेंगे तो पावर क्या आ जाएगी? आगे, तो ये आ जाएगी आगे माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ई का लॉग क्या होगा? 1, तो पावर आगे आगे पावर क्या है?
माइनस ई अपॉन आर टी। अब ये जो नेचुरल लॉग है ln को लॉग में बदलने पर यदि हम नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन को 2.303 से गुणा करेंगे। तो ये जो अपनी इक्वेशन है ये हो जाएगी 2.303, नेचुरल लॉग की जगह आ जाएगा लॉग के, यहाँ भी लॉग नेचुरल लॉग है, इसको भी लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 नेचुरल लॉग की जगह लॉग ए माइनस आगे है ई ए अपॉन आर। तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने समीकरण को 2.303 से गुणा कर दिया। जहां नेचुरल लॉग था वहां लॉग लगा दिया और जहां नेचुरल लॉग है उसको हमने 2.303 से गुणा कर दिया। तो ये सीधा सा सिस्टम है, नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए हम 2.303 से गुणा करते हैं। तो अपनी इक्वेशन ये है, देखो 2.303 log के बराबर 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2.303 का भाग देंगे। तो 2.303 का भाग देने पर जब हम 2.303 का भाग देंगे तो क्या होगा, देखो ये 2.303 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके पास बचेगा log के, इसमें 2.303 का भाग देंगे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा log a माइनस, इसमें जब भाग देंगे तो ये होगा ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये जो p है इसको मैं लगा देता हूं 1/t। तो 2.303 का भाग देने पर ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भाग दे दिया तो सॉरी 2.303, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पता लगाएंगे 2.303 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ है नहीं तो 2.303 रहेगा। r और जो t है उसको मैंने अलग लिख दिया 1/t, क्योंकि अपॉन में है तो वो एक अपॉन में मान सकते हैं 1/t। ये हो गया अपना मानव समीकरण। अब क्योंकि ग्राफ की विधि है तो हम समीकरण किसके बीच में खींचेंगे, सॉरी ग्राफ खींचेंगे हम log के और 1/t के मध्य ग्राफ खींचेंगे। ये अपनी समीकरण हो गई y बराबर, ये हो गया x, ये हो गया m, और इसके साथ ये हो गया c। तो समीकरण हो गई y बराबर c माइनस mx। हम x और y के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं और x के साथ जो है m, ये क्या होगा ढाल, और ये प्लस माइनस वाला c है ये क्या होगा अंतःखंड। लेकिन देखो x का आगे माइनस का चिन्ह है इसीलिए ग्राफ क्या आएगा घटता हुआ। तो ग्राफ कैसा आएगा ध्यान देंगे, यहां हमने लिया 1/t ये वाला, यहां हमने लिया log के, तो ग्राफ आएगा घटता हुआ। ऐसे घटता हुआ क्यों आएगा, क्योंकि x का आगे चिन्ह माइनस का है, प्लस का होता तो बढ़ता हुआ आता। अब इस ग्राफ का ये जो ढाल है वो m के बराबर है, m है माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और ये जो अंतःखंड है ये किसके बराबर है, log a के बराबर। तो यदि हमें ढाल ज्ञात हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई ए क्या होगा, देखो ई ए बराबर हो जाएगा, इन दोनों को 3 से गुणा कर दो, ढाल इंटू 2.303 r, और यह चिन्ह किस पर लग जाएगा माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव लगा दो। इसी प्रकार यदि हम इस समीकरण की बात करें, देखो ये वाला समीकरण, तो इस समीकरण को भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं गुणा 1/t। तो यहां पर अगर हम नेचुरल लॉग के 1/t के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो e अपॉन r क्या होगा ढाल, और ln a नेचुरल लॉग a ये क्या होगा अंतःखंड। देखो ग्राफ कैसा आएगा, यहां हमने ले लिया 1/t, यहां हमने ले लिया नेचुरल लॉग के, तो ग्राफ तो घटता हुआ है। यहां पर
देखो ये x है, इसके साथ वाला जो है ढाल होगा, तो यहाँ का ढाल हो जाएगा बराबर माइनस ई ए अपॉन आर। हमें क्या चाहिए, एक्टिव एनर्जी चाहिए, तो ये हो जाएगी ई ए बराबर माइनस ढाल इंटू, और जो ग्राफ कट कर रहा है अंत्य खंड, ये किससे बराबर होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो इस प्रकार हमने आरएनए समीकरण का यूज करते हुए एक इक्वेशन ली, log के बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इनटू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी इसलिए अलग किया है क्योंकि वो अपना x है, तो अलग लिखना चाहिए ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि इसके साथ वाला ढाल है और प्लस माइनस वाला जो आगे है वो क्या है, अंत्य खंड। तो ये पहली मेथड है जिसके द्वारा हम सटीक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि, बोर्ड इरेज करते हैं। हम सटीक ऊर्जा की गणना की बात कर रहे थे, और इसमें जो सेकंड मेथड है वो है मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि। देखो अभी हमने एक इक्वेशन निकाली थी, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन हमने निकाली थी। अब सपोज करो यदि T1 ताप पर वेग स्थिरांक, T1 ताप पर वेग स्थिरांक मान रहे हैं केवल, में T2 ताप पर वेग स्थिरांक, इसको हम मान रहे हैं K2 है। तो इस इक्वेशन को लागू करेंगे तो T1 ताप पर क्या होगा, T1 ताप पर हो जाएगा, ये जो लोग हैं T1 पर वेग स्थिरांक क्या है, केवल। आगे लेंगे तो ये a जो है चरघातांकी गुणांक, ये तो फिक्स है, माइनस आगे है ई ए बटा 2.303 आर, टी को अलग कर लेते हैं 1 अपॉन T1। ये मान लो समीकरण नंबर 1। तो T2 ताप में क्या होगा, T2 ताप पर एक स्थिरांक K2 है, तो ये हो जाएगा log K2 बराबर, ये तो वही रहेगा log A माइनस, ये हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन ताप हो जाएगा T2। ये समीकरण नंबर 2। अगर आपको पता नहीं है तो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को बताएंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी इस समीकरण में से ये घटाएंगे, तो समीकरण 2 क्या, देखो समीकरण 2 है log K2 बराबर, साथ साथ चले, आगे है log A माइनस, इसके आगे है ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T2। ये हो गया अपना समीकरण 2। अच्छा इसको साथ साथ ही कर देते हैं, समीकरण 2 माइनस ये करें ना, तो समीकरण 2 में है log K2 और इसमें है log K1 माइनस log K1, तो 2 में से घटा रहे हैं, तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये क्या, देखो log A हो गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू 1 अपॉन T। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहे हैं,
तो 2 - 1 हमने लिख दिया, 2 है log k2 माइनस log k1, और फिर दोनों समीकरणों लिख के हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा कि अपने पास बचेगा log k2 माइनस log k1 बराबर, इसमें बच गया माइनस e अपॉन 2.303 r इंटू 1/t2, ये सही बचा, ब्रेक लगा देता हूं, माइनस, और ये माइनस ये हो गया प्लस, इसमें से क्या बचा, e अपॉन 2.303 r इंटू 1/t1, ये बचा अपने पास। अब हम क्या कर रहे हैं, e अपॉन 2.303 r, ये अपने दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा log k2 माइनस log k1 बराबर, हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं e अपॉन 2.303 r, प्लस का कॉमन ले रहे हैं, यहाँ माइनस है और हम प्लस का कॉमन ले रहे हैं, तो फिर ये आएगा प्लस वाला, तो इसमें आ जाएगा 1/t1, फिर ये ए अपॉन 2.303 आर हमने कॉमन ले लिया, इसमें इससे क्या बचा 1/t2, लेकिन चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस 1/t2, ये समझ में आ गई। इसमें आगे हम चलते हैं, तो अपने आगे ये हो जाएगा log k2 माइनस log k1 बराबर, आगे क्या है, e अपॉन 2.303 r, देखो इसमें t1 t2 एलसीएम आ जाएंगे, तो एलसीएम आ गया t1 t2। अब t1 t2 में t1 का भाग नहीं बच्चे, क्या बचेगा t2, और t2 को 1 से गुणा करेंगे तो t2, माइनस t1 t2 में t2 का भाग देंगे बचेगा t1, t1 को 1 से गुणा करेंगे तो t2, ये अपने समीकरण आ गया है। हम इस समीकरण की सहायता से संकीर्ण ऊर्जा E की गणना कर सकते हैं, उसमें हम ग्राफ द्वारा कर रहे हैं, और इसमें हम गणित की विधि से यदि हमें k1 k2 r t1 t2 की वैल्यू पता है, तो हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, E सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं log k2 बटा k1, क्यों, क्योंकि log x माइनस log y को हम लिख सकते हैं log x बटा y बराबर, इस समीकरण हम ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन 2.303 r इंटू t2 माइनस t1 बटा t1 t2। इन समीकरण की सहायता से हम सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, और यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। तो इन दो मेथड से, ग्राफ की विधि से और गणित की विधि से हम सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं सक्रिय ऊर्जा का महत्व, इंपॉर्टेंस। तो सक्रिय ऊर्जा का पहला महत्व यह है कि इसके द्वारा हमें अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी मिलती है। यदि सक्रिय ऊर्जा का मान कम है तो वेग ज्यादा है, सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है तो वेग क्या होगा, कम। तो महत्व में नंबर 1, सक्रिय ऊर्जा से तुलनात्मक वेग की जानकारी मिलती है। यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो रिएक्शन का, एक रिएक्शन की सक्रिय ऊर्जा कम है, दूसरी रिएक्शन की सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है, तो जिस रिएक्शन की सक्रिय ऊर्जा कम है उसका वेग ज्यादा, और जिसकी सक्रिय ऊर्जा अधिक है उसका वेग कम होगा, क्योंकि हमें पता है सक्रिय ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोध है जो अभिकारक कणों को पार करके उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सक्रिय ऊर्जा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, अभिक्रिया का वेग।
पहला महत्व ये हो गया। सक्रिय ऊर्जा का दूसरा महत्व ये है कि इससे हमें ऊष्मासेपी या ऊष्माशोषी होने की जानकारी मिलती है। एक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी या सेपी होगी, इसकी जानकारी भी हमें सक्रिय ऊर्जा से मिलती है। तो नंबर 2, अभिक्रिया के ऊष्माशोषी व ऊष्मासेपी होने की जानकारी मिलती है। देखो, इसको हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। हम यहाँ पर दो ग्राफ खींचते हैं। ये पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ। ग्राफ जो है वो हम किसके बीच में खींच रहे हैं? यहाँ हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर हम ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये मान लो यहाँ अभिकारक है और यहाँ क्या है? उत्पाद। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ क्या है? रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट पी। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां से लेके ये वाली जो रेंज है इसको मैंने नाम दिया है EA1, यानी अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा। और यहां से लेके यहां तक जो ये है इसको मैंने नाम दिया है EA2, उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये लाइन यहाँ कट करेगी, इसको मिलाएंगे लाइन यहाँ कट करेगी। ये जो बीच का गैप है इसको हम अभिक्रिया एंथैल्पी बोलते हैं। डेल्टा H बोल दो, डेल्टा E बोल दो। ऐसे ही एक ग्राफ और खींच रहे हैं थोड़ा सा अलग इससे। ये है यहां पर सेम स्थिति ऊर्जा, यह है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अभी क्रिया निर्देश, ग्राफ इस तरह अलग बना देते हैं। यहां पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर अपना अभिकारक है, यहाँ पर अपना उत्पाद है। ठीक है, कोई चीज है टॉप से लेके यहां तक जो ऊर्जा है वो अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा EA1, और यहां से लेके यहां तक जो सक्रिय ऊर्जा वो EA2, यानी उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा। जब हम इसको मिलाएंगे कुछ ऐसा गेम देखने को मिलेगा। अब इनके बीच में जो एनर्जी वेरी रहे उसको मान लो हम डेल्टा H बोलते हैं या डेल्टा E बोलते हैं। कई वो डेल्टा ही है तो हम डेल्टा E बोल सकते हैं। अभी के लिए एंथैल्पी, और ये भी तो इसको डेल्टा H बोल सकते हैं, इसको भी डेल्टा E कर सकते हैं, इसको डेल्टा अब की एंथैल्पी। अब देखो, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। इसमें अभिकारक वाली लाइन ऊपर है, उत्पाद वाली लाइन नीचे है। तो जिसकी लाइन ऊपर है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो अभिकारक जब उत्पाद में बदल रहा है तो ऊर्जा कम हो रही है, और ऊर्जा कम उस अभिक्रिया में होती है जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मासेपी। तो ये जो ग्राफ है ये कौन से रिएक्शन के लिए? ऊष्मासेपी के लिए। यहां हम देखें तो अभिकारक की लाइन नीचे है, उत्पाद की लाइन ऊपर है। यानी जब अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है तो ऊष्मा बढ़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बढ़ती है, यानी अभिकारक से उत्पाद में ऊष्मा ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यदि अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा घट रही है तो ऊष्मासेपी,
और बढ़ रही है तो अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी। अब बढ़ने के समय चल रहा है, जो अभिकारक वाली लाइन यहाँ है और उत्पाद वाली लाइन इससे नीचे है, तो उत्पाद की ऊर्जा कम है, अभिकारक की ज्यादा है। तो अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा कम हो रही है, तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा शेपी। अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा बढ़ रही है, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी। तो ये ग्राफ ऊष्मा शेपी अभिक्रिया के लिए है, ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। अब देखो इससे हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ साइड से बोर्ड को इरेज कर देता हूँ, फिर निकालते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। देखो अपना रिजल्ट क्या निकला है, यहाँ पर जो ये डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई क्या है? ये हो जाएगी अभिकारक अणु की सक्रिय ऊर्जा, इसमें से निकाल दो उत्पाद अणु की सक्रिय ऊर्जा। तो मान लो इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट, इसको नाम देता हूं मैं सेकेंड। तो फर्स्ट में देखो क्या होगा, फर्स्ट में डेल्टा ई बराबर, अब देखो अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा क्या है? E1 माइनस उत्पाद अणुओं की सक्रिय ऊर्जा है E2। तो अब थोड़ा सा अलग समझने की बात है, E2 इतना बड़ा है, E1 इससे छोटा है, यानी E2 की वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू कम है। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, तो क्योंकि E2 ज्यादा है तो नेगेटिव वाला ज्यादा होगा, तो डेल्टा ई में परिवर्तन भी क्या होगा? नेगेटिव। और डेल्टा ई में जब परिवर्तन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वाले अभिक्रिया के क्या कहलाएंगे? ऊष्मा शेपी। और इसके लिए क्या है? इसके लिए है E2 ग्रेटर देन E1, यानी उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा से अधिक है। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरे डायग्राम के लिए डेल्टा ई इक्वेशन वही होगी, अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा माइनस उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा। E1 अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा, E2 उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा है। अब देखो यहां पर E1 इतनी लेंथ पर है, E2 इतनी सी लेंथ पर है, तो ज्यादा एनर्जी गैप किसका ज्यादा है? E1 का ज्यादा है। तो E1 क्योंकि E2 से ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा डेल्टा ई बराबर, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो ये किसमें आएगा? पॉजिटिव में आएगी। और जब डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए E1 ग्रेटर देन है E2। तो यदि अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की कम है, तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। और यदि उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा अभिकारक से ज्यादा है तो अभिक्रिया ऊष्मा शेपी होगी। तो इस प्रकार हम सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू से अभिक्रिया के ऊष्मा शोषी या ऊष्मा शेपी होने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपना पूरा लेक्चर अलग से एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में था, जिसमें हमने सक्रिय ऊर्जा का सामान्य परिचय, सक्रिय ऊर्जा की गणना और सक्रिय ऊर्जा के महत्व के बारे में पढ़ा। सक्रिय ऊर्जा का जो दूसरा मेथड है गणितीय मेथड, ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन बुक में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आपको इसके बारे में इससे जानकारी रखनी है। हालांकि इसमें जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसमें लॉग और एंटी लॉग का खेल है, और ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में लॉग के क्वेश्चन दिए नहीं जाते हैं। नॉर्मली लॉग के क्वेश्चन आते हैं तो लॉग की वैल्यू दे रखी होती है, यहाँ पर एंटी लॉग जैसा भी चलता है। जब हम इसमें गणितीय न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वहां पर एंटी लॉग लॉग भी हमें आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो उस स्थिति में आपको लॉग और एंटी लॉग निकालने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अपने एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को डिटेल से पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।